हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB के TGT SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग 9 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 3 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी और यह गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पे हुई थी। और इस घटना के पश्चात ही 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? तो पहला कथन है, जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए थे। दूसरा कथन है, इसे जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, जबकि जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से गलत है, जिसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीएस ने। तीसरे स्टेट प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को तीसरे स्टेट के लोग मिराबेव और आबे सीएस के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वां के शासनकाल के दौरान हुई थी। दूसरा कथन है, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। और तीसरा कथन है, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वां नहीं बल्कि लुई 16वां के शासनकाल के दौरान हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1858 के अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से समस्त शक्तियां लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अर्थात अब भारत पर राज्य सचिव और उनकी 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलाया जाएगा और अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1848 में। लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के बाद, और वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू किया था और इसके तहत उसने सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कब्जा कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। ये 1917 की रूस की क्रांति का नारा था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डैश में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1733 में। जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1733 में फ्लाइंग शटल वाले करघा का आविष्कार किया था। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन है जिसका इस्तेमाल कपड़ा बुनाई के लिए किया जाता है। 1941 तक भारत में भी 35% से अधिक फ्लाइंग शटल लग चुके थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमन वापस जाओ। ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसे साइमन आयोग तथा श्वेत आयोग भी कहते हैं। इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और जब यह आयोग 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा तब सभी ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। यह घटना पंजाब में स्थित अमृतसर में घटित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस कारण ने रूसी अर्धसामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? पहला, रूस में सीमित औद्योगिकरण। दूसरा, कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रूस में सीमित औद्योगिकरण ने रूसी अर्धसामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1905 रूसी क्रांति। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 में रूसी क्रांति के दौरान जारी किया गया था और इस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात स्थित बारदोली में प्रांतीय सरकार ने 1928 ईस्वी में किसानों से लिए जाने वाले लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय योजना समिति। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैहियर्स डी डोयांस। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन तथा तृतीय वर्ग में जनसाधारण लोग आते थे। फ्रांस में इस विभाजन को स्टेट कहा जाता था। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होते थे और मतदाता अपने प्रतिनिधियों के लिए शिकायतों की एक सूची तैयार करता था। इसे शिकायती रजिस्टर या कैहियर्स डे डोलियांस कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। पहला, सी.आर. दास। दूसरा, मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, टूलूज के डैश ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्क बिशप। टूलूज के ऑर्क बिशप ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यूएसएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यूएसएसआर में जो रूसी अधिकारी होते थे वो अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करती है इसका हिसाब लगाते थे और 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तैयार कर देते थे। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी और यूएसएसआर में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 से आरंभ की गई थी, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1928 को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बास्टील। बास्टील की घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी और बास्टील फ्रांस में स्थित पेरिस की जेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस और जर्मनी।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। यह एक शांति संधि है जिसमें सोवियत रूस की बाल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य के मध्य हुई थी। इस संधि को करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उनकी आलोचना भी काफी की गई थी, किंतु बाद में लेनिन ने इस संधि को अपनी भयंकर भूल स्वीकार किया था। फिर अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और समाजवादी लोग वे लोग होते हैं जो समाजवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि निजी स्वामित्व या संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता के नियंत्रण की मांग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है और इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की थी। यह 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षरित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था। 3 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध की अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बैजियो किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बैजियो फिलीपींस देश से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अयनवर्ती क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। वायु प्रसरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होता है। विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कैरेबियन सागर व दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय क्षेत्र चीन सागर व दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून, भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात तथा ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर की। मेन कैम्प मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था और इसका एक संक्षिप्त संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसकी सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखीय है। इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। दिए गए कथन किस ग्रह का उल्लेख कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र का। शुक्र ग्रह की सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है। इसकी घूर्णन अवधि 243 दिन तथा परिभ्रमण 22.4 दिन में पूरी करता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरा ग्रह है और इसका औसत घनत्व, द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16। पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपघटन।
जल चक्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण तथा अपवाह शामिल है, जबकि अपघटन जल चक्र का कारक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी एटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है 1907 में आंग्ल रूसी एटेंट का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? पहला सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और दूसरा निशस्त्रीकरण की विफलता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कारण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड का एक प्रकार है? पहला है संख्या पिरामिड और दूसरा है बायोमास पिरामिड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा दोनों, यानी संख्या और बायोमास ये दोनों ही पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार होते हैं। और पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास पिरामिड और तीसरा ऊर्जा पिरामिड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? पहला महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, दूसरा समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण संकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, यानी ये दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपरी मेंटल। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्र। समुद्री जल के घनत्व को तापमान, दबाव और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, न कि क्षेत्र के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इटली में फांसीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। दूसरा कथन है जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। फिर तीसरा कथन है यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 51 सदस्य देशों से बढ़कर वर्तमान में 193 हो गई है और संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवाद। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन समाजवाद के वास्तविक अग्रदूत थे। चार्ल्स फूरियर एक फ्रांसीसी सिद्धांतकार थे जिन्होंने फूरियरवाद के रूप में जाने जाने वाली प्रणाली की वकालत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के समानांतर के संबंध में सही है? पहला कथन है अक्षांश की सभी समांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम की ओर चलती है। दूसरा कथन है अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटे वृत्त होती है। तीसरा कथन है उन्हें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संवहन। पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के हस्तांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे? पहला समाजवादी और दूसरा व्यवसायी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल वन, यानी केवल समाजवादी लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे। अब पार्ट 3 के क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।